मोस्ट अवेटेड टॉपिक्स होते हैं और मोस्ट वेटेड टॉपिक्स भी होते हैं, है ना, जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। अब मैं मान ले यहाँ मैकेनिक्स लिख दूं तो मैकेनिक्स के अंदर तो सब कुछ ही आ गया। जब अपन अभी एनसीईआरटी का करेंगे ना एकदम भयंकर तरीके से एनसीईआरटी रिवाइज, तो आपको इसका तो पता लग ही जाएगा क्या क्या आता है। तो हीट ट्रांसफर वाले पार्ट से एक सवाल आएगा, रे ऑप्टिक्स 2 सवाल, वेव ऑप्टिक्स 1 सवाल। मजा आ गया अगर पोलराइजेशन का सवाल आ गया तो। आज हम लोग जो ये सेशन कर रहे हैं, सेशन में हम लोग आज बात करने वाले हैं जो सबसे बढ़िया स्कोरिंग चैप्टर्स हैं फिजिक्स में। क्योंकि देखो मैं जानता हूं कि मैक्सिमम लोगों की बायोलॉजी खत्म हो गई होगी बढ़िया वाली, ऐसा लग रहा होगा कि बायो में 360 में से 340 नंबर भी ले आएंगे। फिजिक्स कितनी भी खत्म कर लो, पर फिजिक्स के अंदर हमेशा ऐसा लगता रहता है कि 180 में से 18 नंबर बचा लें पहले तो, है ना, फिर ऐसा लगता है कि 50 पहुंच जाए। फिर जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है तो लगता है कि 70-80 आ जाए। फिर ऐसा लगता है 100 पार हो जाए सर, कैसे भी 100। पर जब फिर कट ऑफ देखते हैं हर साल की तो लगता है कि 150 नंबर तो फिजिक्स में भी लाने पड़े, है ना। कट ऑफ बढ़ती जा रही है ना। कंपटीशन का तो अब पता लग ही जाएगा कैसा होने वाला है, 25 लाख से अब क्या नंबर रहता है। पर हमारे पास में एक तरीका है जिससे हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारे नंबर को मैक्सिमाइज कर, जो भी नंबर आ रहे हैं उन मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते। मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा कि हम लोग बहुत अच्छे से रिलेटेबल चीजें पढ़ें, अनशंट चीजें ना। अब उन रिलेटेबल चीजों के अंदर भी अगर हम लोग एक फिल्टर लगाते हैं तो वो फिल्टर किसका होता है कि हम लोग सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स को पढ़ें। ठीक है, अब देखो ये जो सारी की सारी चीजें होती है ना कि इतना परसेंट इससे आता है, इतना परसेंट इससे आता है, एकदम एग्जैक्ट एक एक 2-2 क्वेश्चन वाला, वो कभी भी रियल लाइफ में तो होता नहीं। तो इसीलिए हम लोग एक अंदाजे से इस बारे में बात करने वाले हैं कि कितने कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आ सकते हैं। रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, और रियलिटी बिल्कुल अलग भी होने वाली है। तो इसीलिए मैं आपको ये वाली बात समझाना चाहता हूं कि जो जो चैप्टर सब मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक्स होते हैं और मोस्ट वेटेड टॉपिक्स भी होते हैं, है ना, जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। अब मैं मान ले यहां मैकेनिक्स लिख दूं तो मैकेनिक्स के अंदर तो सब कुछ ही आ गया, और फिर मैं बोल दूं देखो मैकेनिक्स का पोर्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर मैकेनिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? बेटा मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है सर। मैकेनिक्स में तो सर बहुत सारे चैप्टर बताए थे आपने, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो आज हम लोग उस चैप्टर वाइज हम लोग थोड़ी सी डिटेल जो है वो पढ़ने वाले, ठीक है। तो अगर हमने शुरुआत की थी तो शुरुआत कहां से की थी याद करो। पहले सारे चैप्टर्स के नाम लिख लेते हैं, बोलो। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, है ना। मैं यहाँ पर एक एक चैप्टर का नाम लिखूंगा, बड़े बड़े यूनिट का नाम नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा बोलो, नहीं ऐसे वेक्टर भी पढ़ा था ना, तो मैं ऐसे वेक्टर को अलग से लिख रहा हूँ, बेसिक मैथ्स नहीं लिखूंगा इसमें। तीसरा बोलो, 1D 2D मिला के काइनेमेटिक्स। एनएलएम अलग और फ्रिक्शन अलग लिखूंगा, एनएलएम अलग और फ्रिक्शन अलग लिखूंगा, एनएलएम फ्रिक्शन। और सुनो मजे की बात, सर्कुलर भी अलग लिखूंगा। डब्ल्यूपी, हाँ डब्ल्यूपी भी लिखेंगे। वर्क पर एनर्जी, क्या बेटा सेंटर ऑफ मास, क्या बेटा रिजिड बॉडी मतलब रोटेशनल। अच्छा ग्रेविटेशन भी था, बहुत लगाव था सर हमको इस, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही तो हम टिके हुए धरती पर, है ना। और क्या था? इंटीग्रेशन, ग्रेविटेशन और इंटीग्रेशन। वाह, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, सॉलिड्स अलग लिखेंगे, फ्लूइड्स अलग लिखेंगे। और थर्मल प्रॉपर्टीज को भी ब्रेक करके लिखते हैं, चलो, है ना। पहले लिखते हैं कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री के बाद में लिखते हैं हीट ट्रांसफर, ठीक है। हीट ट्रांसफर के बाद में हम लोग लिखते हैं चलो केटीजी, और केटीजी के बाद क्या लिखते हैं? थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। और बोलो, एसएचएम और वेव्स अलग अलग, ये हो गया बेटा एसएचएम, और यहीं पर हो गया वेव्स। अच्छा इन टॉपिक्स के बाद में कौन से टॉपिक्स आते हैं याद है? कौन कौन से याद करो। तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज अ होल लिखें, अलग अलग नहीं लिख रहा हूं मैं उसमें पोटेंशियल और वो वाला पार्ट। हाँ कैपेसिटर को मैं एक अलग टॉपिक बना के लिखने वाला। तो ये हो गया आपका करंट,
ठीक है। करंट के बाद में आ जाएगा आपका कैपेसिटेंस। हमारे पढ़ने का और एनसीईआरटी का जो रूटीन है वो यहां पर अलग हो सकता है, पर हमने पढ़ा है एनसीईआरटी के हिसाब से, है ना बेटा। कैपेसिटर के बाद बोलो मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी कर दूं, चलो मैटर भी साथ में कर दूं। वैसे मैग्नेटिज्म मतलब पूरा ही होता है, तो एंड मैटर अलग से नहीं लिखा, ठीक है बेटा। चलो हाँ अगला बोलो EMI AC EMW, हाँ जी रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स, खूब पढ़ा पढ़ने रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स, है ना। चलो हाँ बोलो बोलो, यहां क्या लिख लूं, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स, और बोलो है। अच्छा डुअल नेचर भी था, एटम, न्यूक्लियर, चलो भाई सेमीकंडक्टर। अगर तोड़ तोड़ के पढ़ो तो ये हो जाता है। अभी रेडियो एक्टिविटी हट गया तो वो डुअल नेचर एटम न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी होता है, वो भी एक जुड़ जाता है यहाँ पे। अब लॉजिक गेट को अलग चैप्टर मानो तो यहाँ पे 32-33 कर लेते, है ना बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रो अपन ने सिंगल मान ली, पर एनसीईआरटी के अंदर क्या करते हैं, ये सब एक, ये दोनों एक, सर्कुलर नाम की चीज ही नहीं है एनसीईआरटी में, है ना। WP अलग, STOM RBD एक, ऐसे करके बना देते हैं, फिर ये पूरा पोर्शन सिंगल बना देते हैं, ठीक है। तो अपन एनसीईआरटी को हटा के चल रहे हैं, अपन बहुत डीपर एनालिसिस जो है ना वो करने वाले हैं, मतलब चैप्टर के अंदर जा जाके किस पोर्शन का सवाल। तो सबसे पहली बात जब हम लोगों ने यूनिट डायमेंशन की तो ध्यान रखना कम से कम 2 सवाल यहां से देखने को मिले, क्योंकि यूनिट डायमेंशन में हमने एरर को भी जोड़ दिया। 2 सवाल आएंगे ही सही, ये बात आज लिखवा लो या कल लिखवा लो, लिखी थी वैसे तो मैंने, तो ये तो आना ही है, ये तो फिक्स है, कहीं नहीं जा रहा, और फ्री मार्क्स है। कैसे मार्क्स है, मतलब कोई ये बोलता है ना अगर आके पेपर के बाद, सर यूनिट डायमेंशन का सवाल गलत हो गया, मतलब मन करता है उस वाले बच्चे का, है ना, खैर छोड़ो, है ना। वेक्टर, वेक्टर की एप्लीकेशन भी आ सकती है जो आती ही है, और डायरेक्ट सवाल भी आता है, ठीक है। तो वेक्टर की एप्लीकेशन प्लस सवाल मिला के भी अगर हम लोग बात करते हैं तो आप मान के चलिए एक सवाल होता है, तो वेक्टर बेस्ड होगा या प्योरली वेक्टर होगा। अब हो सकता है वेक्टर की एप्लीकेशन वो इलेक्ट्रो के अंदर किसी सवाल में पूछ लें, ग्रेविटेशन के किसी सवाल में पूछ लें, काइनेमेटिक्स एनएलएम के किसी सवाल में पूछ लें, समझ रहे हो बेटा। तो वेक्टर का सवाल तो आना ही है, ये वाली बात पक्की है। अब आए काइनेमेटिक्स, जिसमें तुम्हारे 1D 2D वाला पार्ट है। 1D 2D के अंदर मान के चलो कि काइनेमेटिक्स से आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिलेंगे। एक पोर्शन 1D का आएगा, एक आएगा आपके 2D का। 2D के अंदर इनको बहुत लगाव है किससे, प्रोजेक्टाइल से, और कई बार इनके लगाव जो है वो रिवर बोट प्रॉब्लम की तरफ भी चले जाते हैं। तो रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल, और इस पोर्शन की अगर बात करें 1D वाले में तो मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने जो जो सवाल किए बस वही सवाल भी देख जाओगे, सारा होगा, ज्यादा टेंशन नहीं, ठीक है। एनएलएम, एनएलएम की बात करें तो एक सवाल मान के चलो, फ्रिक्शन की बात करें तो एक सवाल मान के चलो। हमने खूब पढ़े, दोनों चैप्टर खूब अच्छे से करें, खूब खूब सारे सवाल किए। और एनएलएम असल में एक एप्लीकेशन बेसिस का सवाल है, जिसमें एप्लीकेशन आपकी एनएलएम की करीब करीब हर चैप्टर में आती है, एफबीडी आपको सब में बनाने पड़ते हैं। तो एनएलएम का सवाल प्योरली हो तो मजा ही आ गया, जैसा आज जी 2 साल पहले दे दिया था, एटवुड मशीन बना दी, मतलब लोगों को रिजल्ट ही रटा हुआ था तो भी कुछ लोग गलत करें। तो एनएलएम इज एप्लीकेशन बेस्ड ऑल्सो एंड डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑल्सो कम इन केस ऑफ एनएलएम। फ्रिक्शन का सवाल आएगा तो ये आपको घुमा भी सकता है, काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन में बहुत कंफ्यूजन रहता है, और उस पार्ट पे आराम से घुमा सकते हैं फ्रिक्शन वाले पोर्शन। फिर आती है बारी किसकी, सर्कुलर की। इजी क्वेश्चन आता है, पर कई बार सर्कुलर के रिजल्ट्स हम लोगों को याद नहीं रहते, तो एक सवाल सर्कुलर का मान के चलो। वर्क पर एनर्जी अगेन एप्लीकेशन बेस्ड होता है। पावर का सवाल आता है तो मैंने बहुत सारे सवाल करवा रखे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल आता है तो आपको पता है कैसे कर। वर्क का सवाल आता है,
ठीक है, 2 सवाल इसीलिए लिखा हूं क्योंकि एप्लीकेशन भी होती है किसी और चैप्टर में और प्योर सवाल यहां का भी हो सकता है। फिर बारी आती है हमारी सेंटर ऑफ मास की, जिससे 1 सवाल एक्सपेक्ट करिए। रिजिड मोशन डायनामिक्स 1 सवाल एक्सपेक्ट करिए। कई बार सेंटर ऑफ मास से 2 सवाल भी आ सकते हैं, कोलिजन का अलग और सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन का अलग। तो अगर कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया तो वो एक अलग पार्ट हो जाएगा, और कोलिजन टक्कर वाला सवाल आ गया तो वो एक अलग पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाले पोर्शन के सवाल हो सकते हैं। अब हम बात करें अगर ग्रेविटेशन की, देखो रिजिड बॉडी से है ना, बहुत सालों से ये लोग एक एक सवाल ही दिए जाते, एक सवाल दे देते। रोटेशन पढ़ते अपन लोग 9-10 क्लासेस हैं रोटेशन को, पर ये सवाल उसका क्या एक आधा ही देता है। पर वो एक आधा सवाल भी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पता बाकी का नहीं बने। कई बार टफ चीज तो बन जाती है क्योंकि वो याद रहती है कि उसके लिए कुछ तो मैंने स्पेशल एफर्ट किया था, और जो इजी चीज होती है जिसमें हमें स्पेशल एफर्ट करना ही नहीं पड़ता वही हमें याद नहीं रहता। तो इसीलिए कई बार टफ चीजें जो है ना, दे आर इजी टू रिमेंबर, व्हाइल इजी थिंग्स दे आर वेरी हार्ड टू रिमेंबर। कि यार इसमें तो बहुत इजी सा कंसेप्ट लग रहा है पर एकदम से याद नहीं आता, और टफ चीज में एकदम प्रोसेस ही याद आ जाता है, सर ने पहले ये लिखाया था, फिर ये लिखाया था, फिर ये निकाला था, फिर याद आता। तो दिस इज द डिफरेंस विच इज क्रिएटेड समटाइम्स। इसलिए दोनों तरह की चीजें आनी चाहिए। ग्रेविटेशन मान के चलें 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सॉलिड्स एक ऐसा चैप्टर है जो सुपर चट्टू है ना, पर क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ता है। अगर क्वेश्चन आया तो या तो डायरेक्ट बन जाएगा या नहीं बनना। तो क्वेश्चन तो आता है, ये पक्का है, एक है ना, एक सवाल पक्का है, बन जाए। अगर थ्योरेटिकल सवाल है तो भी बन जाएगा, और अगर मान लो कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला सवाल है जिसके अंदर आप लोगों से बात की गई है किसकी, कोई डायरेक्ट फॉर्मूले की, तो वो भी बन जाएगा। पर उसके लिए इस चैप्टर को बस उतना पढ़ के चल जाना जितना क्लास में पढ़ा। फ्लूइड्स, अब फ्लूइड्स में देखो क्या क्या आ गया, सरफेस टेंशन भी है। आर्किमिडीज के अंदर ये लोग ज्यादा जाते नहीं है, सिंपल स्टैटिक फ्लूइड के साथ ही खेलते हैं, है ना। दे आर नॉट मोर इनटू डायनामिक्स आल्सो। तो इसीलिए बेसिक सवाल जो है ना वो वाले सारे सवाल होने चाहिए। इनको स्टोक्स लॉ बहुत पसंद है, टर्मिनल वेलोसिटी बहुत पसंद है, वो सारे सवाल हमने कर रखे हैं जैसे पूछे जाते हैं। तो यहां से भी मान के चलो 1 सवाल की एक्सपेक्टेशन, ठीक है। फिर आती है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में इनका मन हुआ तो ग्राफ का सवाल दे देंगे, पानी मिलाओ, बर्फ मिलाओ, स्टीम मिलाओ, ये सवाल ऑब्सोलीट हो गए। अब ये सब सवाल नहीं पूछे जाते, पर तो भी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एनर्जी वाले जो सवाल होते हैं, जिसमें बर्फ का टुकड़ा गिरा, 1 किलो का टुकड़ा था, 200 ग्राम बर्फ जो है वो पिघल गई, ऐसे सवाल किए थे ना। ऐसे सवाल यहां से पूछे जा सकते। तो कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट वर्क, अगर वो आया तो 1 सवाल मान, ठीक है। हीट ट्रांसफर अगेन 1 सवाल। क्या क्या टॉपिक थे हीट ट्रांसफर? कंडक्शन था, रेडिएशन था, कन्वेक्शन था, इनसे कई बार थ्योरी सवाल भी बन जाते। तो जब अपन अभी एनसीईआरटी का करेंगे ना एकदम भयंकर तरीके से एनसीईआरटी रिवाइज, तो आपको इसका तो पता लग ही जाएगा क्या क्या आता है। तो हीट ट्रांसफर वाले पार्ट से 1 सवाल आएगा। अब वो रेडिएशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग वगैरह से अभी जैसे जेईई मेंस के अंदर भी सवाल नहीं देखने को, तो हो सकता है कि ये लोग भी उसका सवाल ना दें। वेन्स लॉ के ऊपर भी सवाल नहीं देखने को मिले तो हो सकता है उसके ऊपर भी सवाल ना दें। बेसिक सवाल जो है वो, ठीक है। केटीजी 1 सवाल, थर्मोडायनामिक्स 1 सवाल। ये तो तुम लोग इतना पढ़ लेते हो ना वैसे भी केमिस्ट्री के अंदर भी और इधर उधर, तो ये तो तुम्हें आंखें बंद करके भी आता है, ऐसी आशा हम करते हैं, है ना। क्या तुमको अपने आप से सेम आशा है? होनी चाहिए। अभी भी नहीं है तो रखो, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार इस टॉपिक का सवाल आएगा तो ये तो मेरे को कर ही लेना। और अब तो ये कॉन्फिडेंस लाना ही पड़ेगा। कम से कम मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि 10 टॉपिक ऐसे बताओ जिससे अगर मैं सवाल दूं तो तुमसे हो जाए, तो तुम्हारे को याद होने चाहिए वो वाले 10 टॉपिक कौन से। अब ऐसे नहीं चलेगा, नहीं सर 10 टॉपिक भी नहीं बता पाता। तो यू नीड टू बी दैट कॉन्फिडेंट राइट नाउ कि 10 टॉपिक हर सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी और बायो में भी। तो सर कहीं से भी सवाल पूछ लो कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, पर सर ये तो सिलेबस से ही हटा दिया है। आपको एक तो चैप्टर आता था सर, वो चैप्टर भी हटा दिया गया है ना। तो मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि आपको ये सब चीजें, अब आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट के ये 10 चैप्टर तो मेरे ऐसे स्ट्रॉन्ग है कि 10 दिन तक नहीं भी पढ़ूं तो भी कोई 11वें दिन अगर सवाल पूछ ले तो मैं कर दूंगा या कर दूंगा। समझ गए? अब ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, छूटे नहीं इस वाली चीज से। एसएचएम 1 सवाल, वेव्स 1 सवाल, ठीक है ना। एक सवाल, ज्यादा नहीं। एसएचएम का देंगे 1 सवाल दे देंगे,
है ना। एम्पलीट्यूड का, वेलोसिटी का, फेजर वेजर ज्यादा ये लोग बनवाने की कोशिश नहीं करते, सिंपल सवाल देते हैं, कितना टाइम लगा इधर से उधर, याद है टाइम पीरियड वाले सवाल उस तरह के, या स्प्रिंग दे देंगे, इसको इधर उधर से मूव करा के बोलेंगे कि स्प्रिंग का टाइम पीरियड क्या होता है। कई बार थ्योरी क्वेश्चन भी बन जाता है। वेव्स के अंदर अपन ने वो सब सवाल किए थे ना, साउंड वेव्स के, इतने टेम्परेचर पे क्या होगा, इतने टेम्परेचर पे क्या होगा, यानी साउंड की डिपेंडेंसी ऑन वेरियस फैक्टर्स, याद है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, V प्रोपोर्शनल टू रूट T, उस तरह के सवाल बहुत पसंद है इनको। टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करके रखना होता है, याद है ऐसे क्वेश्चन किए थे, 5-7 सवाल किए थे कि हाइड्रोजन में अगर ये वेलोसिटी है तो बताओ ऑक्सीजन में क्या होगी, है ना, अंडर रूट गामा RT बाय MW, आया फॉर्मूला याद, वही सारी चीज है ना बेटा। तो साउंड वेव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। वेव से अगर सवाल पूछते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इंटेंसिटी के रेशो, एम्पलीट्यूड का रेशो, A max अपॉन A मिनिमम, I max अपॉन I मिनिमम, इस तरह का सवाल है ना। अगर टफ सवाल आया वेव से तो वो भी हमने कर रखा है, तो इसलिए डरना मत, ठीक है। पर एक एक सवाल से ज्यादा इनसे नहीं पूछते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो 2 से लेकर 3 सवाल इलेक्ट्रो से आएंगे, ये वाली बात मान के चले। और क्योंकि हमने इसमें पोटेंशियल वगैरह भी इंक्लूड कर लिया तो ये 4 सवाल तक भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फील्ड का सवाल हो सकता है, पोटेंशियल का सवाल हो सकता है, स्फीयर का सवाल हो सकता है, डाइपोल का सवाल हो सकता है। डाइपोल से इन्हें खास लगावा, तो डाइपोल के सवाल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा लेंगे, उसके भी इनको बहुत लगाव रहता है। और वो शेल वाले सवाल, कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सवाल जो खूब किए थे, वो वाले सवाल भी पूछ सकता है। फिर बारी आती है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2 से 3 सवाल यहां से पूछ लेता है। सिंपल सा एक सर्किट दे देंगे, सर्किट सॉल्व कराएंगे। सर्किट के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कि बैटरी के ऊपर या तो सर्किट पूछ लें या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज बना के दे दें, है ना। हमने बहुत अनशंट लेवल के सवाल कर रखे हैं, हमें इस चैप्टर में डर नहीं लगता। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी सवाल आ सकता है जो आप लोग जानते हैं। कैपेसिटर 1 सवाल, मैग्नेटिज्म 2 सवाल, करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर याद है, अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ बी, हाथ घुमाना सही से आएगा क्वेश्चन हो जाएगा, हाथ नहीं घुमाओगे उल्टा आंसर निकालोगे गलत करके आओगे। जब तक सबको हाथ घुमाना सही से आएगा तब तक सारा सवाल हो जाएगा। हाथ सही से नहीं घुमाना आता, मैग्नेटिज्म भूल जाना। EMI लेंस लॉ सिंपल, लास्ट ईयर जैसे सवाल आए थे वैसे सवाल भी हमने क्लास में किए, है ना। क्लास के एग्जांपल एज इट इज उठ के आते हैं। लेंस लॉ पे खूब प्रैक्टिस की हम लोगों ने, डायरेक्शन ऑफ करंट वाली, याद है ना। हाँ, तो EMI के ऊपर एक सवाल देखने को मिल सकता है। अच्छा, AC से इनको बहुत लगाव, AC में 2 से 3 सवाल बन जाते हैं, ठीक है ना। AC से बहुत लगाव रहता है, तो रेजोनेंस का एक सवाल दे देंगे, ठीक है ना। और बाकी सिंपल इनको Z निकालने की बहुत आदत होती है, Z निकलवा लेते हैं, चलो LC सर्किट बना देंगे, RC सर्किट बना देंगे, कुछ कुछ करके AC के अंदर सवाल पूछ लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 1 सवाल, फिक्स, इट में भी थ्योरी इट में भी न्यूमेरिकल, याद है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, याद है सबको, अप्लाई करो उत्तर पर, सिंपल इजी। रे ऑप्टिक्स 2 सवाल, वेव ऑप्टिक्स 1 सवाल। मजा आ गया अगर पोलराइजेशन का सवाल आ गया तो, है ना, जो इनको बहुत लगता है कि दे देते हैं। और YDSE भी आ गया तो भी कोई दिक्कत, सारे टॉपिक इजी हैं। डुअल नेचर 1 सवाल, एटम 1 सवाल, न्यूक्लियाई 1 सवाल। डुअल नेचर से कई बार 2 सवाल भी आ जाते है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स इसमें इंक्लूड हो गया, इसीलिए बोल, तो यहां से फोटो इलेक्ट्रिक और मैटर वेव्स का सवाल अलग अलग भी बना देता है, और एकदम मस्त डुअल नेचर का सवाल 2 सवाल तक आ सकते हैं। एक बार एक ऐसा पेपर आया था जब इस वाले पार्ट से 8 सवाल पूछ लिया था, मॉडर्न से 8 सवाल, जेई में ऐसा हो गया था एक बार। हाँ, और एक बार तो 13 सवाल पूछ लिए थे सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स। 90 सवाल आते थे, 30 और उस 30 के अंदर 13 सवाल सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स के। ऐसा भी हो चुका है पहले, ठीक है। तो ये डुअल नेचर वाला पार्ट और ये सब जो है ये अपने को अच्छे से आना चाहिए। देख, पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो अराउंड 55% 12th और 45% 11th का रहता है, 55 से 45, कई बार 60 और 40 भी हो जाता है ना। 60-40 हो गया
तो भी तुम्हारी तो 12th और 11th दोनों ही स्ट्रांग है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता? जोक बढ़िया मार रहे सर, है ना। और सेमीकंडक्टर्स और लॉजिक गेट्स मिला के 200। ये पैटर्न करीब करीब रह सकता है। अब ऐसे अपन काउंट करें तो देख 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 4 28 और 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47। तो वी आर देयर। 45 क्वेश्चन आ गया ना करीब करीब। 5% की एरर तो मुझे भी अलाउड है। तो 45 में अगर 2 गलत कर रहा हूं तो 5% ही तो एरर हुई। और यहां तो चॉइस भी नहीं है अब, तो बिना चॉइस के तो ऐसा ही होता है। 5 की चॉइस होती तो अपन 50 बता दे, है ना। तो वी आर देयर। तो हम लोग जिस पार्ट के ऊपर चल रहे हैं ना, हमने अंदाजे से ही तो लिखा है। मैंने कोई पहले से काउंटिंग थोड़ी कर रखी थी कि इतने इतने दूंगा तो एकदम फिक्स 45 पहुंचेंगे या 47 पहुंचेंगे। काउंटिंग थोड़ी थी, पर ये हमारा अंदाजा है कि इतने इतने सवाल इस पोर्शन से आ सकते हैं। अब वो वाले जो सवाल आते हैं वो आपको सॉल्व करना। पढ़ाने के लिए हम लोग मौजूद हैं, किसी भी समस्या के लिए हम लोग मौजूद हैं। डिस्कस करिए, क्वेश्चन पेपर करिए। बाकी अपन जब अभी सिलेबस खत्म होने वाला है इस हफ्ते, तो इसके बाद में एनसीईआरटी वाला पोर्शन तो चालू करेंगे ही। बाकी आपके लिए एक बहुत जोरदार एक सीरीज बना दी गई है जिसके अंदर आपसे ट्रू फॉल्स वाले सवाल पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी से निकाले हुए सवाल, ट्रू फॉल्स, जिससे आपकी असर्शन रीजन की जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाए। तो आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी। वो वाले क्लास टेस्ट अपन लोग क्लास के अंदर ही ले लेंगे, ठीक है। 10 मिनट्स का टाइम, 20-30 सवाल, ट्रू फॉल्स करो। आंसर यहां पर दिखाएंगे, पड़ोसी की कॉपी चेक करो, ठीक है। चलो, तो एक काम करते हैं, ये देख लिया आपने। इस हिसाब से अपनी पढ़ाई को रखो, ये देख करके कौन से चैप्टर से कितना कितना पोर्शन मुझे आना चाहिए। और अपनी पढ़ाई को अगर इस तरह से करोगे तो बहुत सारा फायदा, ठीक है। यहां फोटो मतलब वीडियो देख ले, यहां मैं भी दिखूंगा। चलो एनीवेज, बाय बोलो सब लोग। बाय बाय एवरीवन।